जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अब जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान एक पूरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है। दोनों तरफ से रणभेरियां बज चुकी हैं। पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, अंत भारतवर्ष करेगा। लेकिन एक चीज दिमाग में जरूर आ रही है, इस समय सोचने की बात है। जैसे पहले किसी विद्वान ने कहा है कि लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई। क्या उस प्रकार की चीज हो रही है? देखिए, हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर आप समय रहते हुए कोई ऐसा निर्णय ले लें जिससे कुछ कॉस्ट तो इनकर हो, लेकिन उससे बड़ी कॉस्ट से बचा जा सके। जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स कहते हैं, या कोई भी कहता है, बुजुर्ग भी कहते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप समय रहते हुए प्रिकॉशन ले लेंगे तो कम खर्चे में काम चल जाएगा, और अगर आप देर करेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे आज आप देख रहे हैं, युद्ध मुंह बाए खड़ा है, और इस बार का युद्ध जैसा लग रहा है, दोनों तरफ से तालें ठोकी जा रही हैं, लग रहा है कि वैसा ही युद्ध होगा जैसा 1965 में हुआ था, सन 71 में हुआ था। लेकिन 71 में जो हम लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के दो भागों में हम पूर्वी पाकिस्तान के साथ थे और पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और हमारा कॉमन दुश्मन था, और हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। उसको कहते हैं आपदा में अवसर। हमने, क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सताते थे, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान के साथ जाकर इंदिरा जी ने उस समय सहयोग किया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान हमारे साथ था 40-50 साल। शेख मुजीबुर रहमान को लोग भगवान की तरह पूजते रहे। ये तो पिछले 15-20 साल की घटना है कि उन्हें लोगों ने भुला दिया, लेकिन उस समय की स्थिति कुछ डिफरेंट थी। 65 में भी उसी प्रकार की स्थिति थी कि हमारा एरिया, हमने सारे प्रिकॉशंस लिए थे और लड़ाई में पाकिस्तान को हराया भी था। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, और ये डिफरेंट इसलिए है कि अगर अगर अब ये बाद में सोच रहे हैं, लेकिन अगर इसको पहले सोचा होता तो थोड़े से खर्चे में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बच गया होता, और देश पे इतना बड़ा आर्थिक संकट भारत पे भी ना आया होता, पाकिस्तान पे भी ना आया होता, और चीन और अमेरिका को हमें उपदेश देने का अवसर भी ना मिलता। कमी कहां रह गई? कमी रह गई अगर पहलगांव के अंदर कोई घटना घटी, और ये मानी बात है, कोई भी बुद्धिमान सुरक्षा का विशेषज्ञ बताएगा कि अगर पहलगांव के अंदर प्लेन क्लोथ में 3-4 पुलिस वाले पिस्टल के साथ होते यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और प्लेन क्लोथ में क्यों होते? क्योंकि अगर वहां पे यूनिफॉर्म में जाते तो टूरिस्ट को खतरा लगता, और एक मैसेज देना होता है टूरिस्ट को, एक बताने के लिए कि एवरीथिंग इज सिक्योर्ड और आपको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी पर्सनल को ड्रेस में, वहां यूनिफॉर्म में आप पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्लेन क्लोथ में अगर 3-4 लोग होते, या घोड़े वालों के शेप में या चाय वालों के शेप में पुलिस वाले होते, और उनके पास पिस्टल होती, और उन्होंने आतंकवादियों पे आक्रमण कर दिया होता और उनको मार गिराया होता, तो हमारे 26 लोगों की जान बच सकती थी। और उस समय अगर मुठभेड़ होती और पाकिस्तानी आतंकवादियों को आमने सामने मार दिया गया होता, तो बातें इतनी आगे न बढ़ती। बातें क्यों आगे बढ़ी? युद्ध की स्थिति में हम क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि वहां पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, गोली नहीं चली, आतंकवादी आए, पाकिस्तानी आतंकवादी आए, मारा, चले गए और ट्रेस नहीं हुए। इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास, हमारी सेना के पास कोई और विकल्प नहीं था। जब माननीय मोदी जी ने उन्हें पूरे अधिकार दिए, उन्होंने आतंकवादी क्षेत्रों में जाके आक्रमण किया और आतंकवादी जो सेंटर्स थे उनको नष्ट किया। आतंकवादी सेंटर्स को, सिविलियंस को नहीं मारा।
लेकिन अगर जो थोड़ा सा खर्चा अगर पहलगांव में सुरक्षा में कर दिया गया होता तो इतना बड़ा खर्चा और इतना ज्यादा विवाद पैदा ना होता, वहीं पे शूट आउट होता, आतंकवादी मार दिए गए होते, किस्सा खत्म हो जाता। क्या इसी प्रकार की घटना पुलवामा में हुई थी? पुलवामा में भी जब कॉन्वॉय आर्मी का चला था और उसके पहले डिफेंस फोर्सेस ने केंद्र सरकार से कहा था कि हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दीजिए जिससे हम अपने सैनिकों को ले आए हवाई जहाज के रास्ते, लेकिन नहीं प्रोवाइड हुआ था। कॉन्वॉय में चला था और कॉन्वॉय के अंदर एक ट्रक को लोकेट करके आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आक्रमण किया और हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। वहां भी थोड़ा सा सुरक्षा में चूक न होती तो वहां भी हमारे वीर सैनिकों की शहादत ना होती, और अगर यहां सुरक्षा में चूक न होती तो यहां भी हमारे यात्रियों की, पर्यटकों की जान न जाती, उनकी शहादत ना होती और इतनी बड़ी कीमत हमें न चुकानी पड़ती। जब पहली बार हुआ उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और हमने पुलवामा का बदला लिया था सर्जिकल स्ट्राइक से। लेकिन पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जंगल में किसी जगह पे स्ट्राइक हुई और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, स्ट्राइक हुई और वहां पे टेररिस्ट थे। चलिए, लेकिन वो मुद्दा इतना आगे नहीं बढ़ा, वो युद्ध की तरफ नहीं बढ़ा। लेकिन इस बार क्योंकि हमने खुलेआम आतंकवादी ठिकानों पे आक्रमण किया और उनके आतंकवादियों को मारा, और इसको एडमिट भी किया, पाकिस्तान ने भी एडमिट किया और पूरे वर्ल्ड ने एडमिट किया, इसलिए हम युद्ध की तरफ बढ़ गए। और आज के तारीख में पाकिस्तान को न उगलते बने न निगलते बने, उसको भी वो करना पड़ रहा है जिसकी उसकी औकात नहीं। वो हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसने इसलिए लड़ने क्योंकि इस बार का जो अटैक है हमारा, वो डायरेक्ट है टेररिस्ट कैंप्स पे, और वो जो अटैक कर रहा है वो सिविलियंस को मार रहा है। लेकिन अगर पुलवामा के अंदर सुरक्षा चूक न हुई होती और उन आतंकवादी जीप में जिसमें आरडीएक्स आ रहा था उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया होता, तो वहां भी इतनी बड़ी कीमत और इतनी बड़ी विवाद की स्थिति पैदा ना होती। और इस बार भी पहलगांव के अंदर अगर सिक्योरिटी लैप्स ना होता और थोड़ा सा खर्चा कर दिया गया होता तो आज जो कीमत हम चुका रहे हैं वो हमें न चुकानी पड़ती। कीमत क्या? 26 लोग तो हताहत हुए, शहीद हुए पहलगांव के अंदर, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया उसमें कुछ लोग पूरी पूरी ये वहां पे बॉर्डर एरिया में, कश्मीर के बॉर्डर एरिया में, उरी में हताहत हुए, पुंछ में हताहत हुए, पुंछ में हताहत हुए। और पाकिस्तान ने, दुष्ट पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारों पे, मंदिर पे और मस्जिद पे अटैक किया और पूजा स्थल पे अटैक किया, जबकि हमने उनके आतंकवादी सेंटर्स को तोड़ा था, मारा था, और उसमें भी लोग हताहत हुए। अब कितने उनके मारे गए, कितने हमारे मारे गए, लेकिन जिनके घर के लोग मारे गए उनके घरों से आप पता चला सकते हैं उनके दिल पे क्या बीती। और यह सब कुछ केवल इसलिए हुआ, केवल किस लिए हो पाया कि अगर थोड़ा सा सुरक्षा में ध्यान रखा गया होता पहलगांव के अंदर और पुलवामा के अंदर, तो शायद इतनी बड़ी कीमत देश को न चुकानी पड़ती। शेयर मार्केट आज भारतवर्ष का टूटा हुआ है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। पाकिस्तान का शेयर मार्केट बुरी तरह से टूटा है, वो भी आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। युद्ध का खर्चा आप जानते हैं कितना होता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए पर डे का होता है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो आर्थिक स्थिति भी दोनों देशों की कमजोर होगी, शेयर मार्केट में लोगों का नुकसान होगा, हमारे सुरक्षा यंत्र भी उसमें नष्ट होंगे, दूसरे के भी नष्ट होंगे। मजा किसको आएगा? अमेरिका को आएगा, रूस को आएगा और चीन को आएगा, जो कि अपने युद्ध के उपकरण पाकिस्तान और भारतवर्ष को बेचेंगे। उनको तो आनंद आएगा और हमारे लोग हताहत होंगे और हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। केवल एक वजह,
कि हमने सुरक्षा में चूक की पहलगांव और पुलवामा में। अगर जो बात डॉक्टर मनोज झा कह रहे हैं उसमें थोड़ा दम तो है। ये समय नहीं है ऐसे समय में आलोचना करने का कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, लेकिन कभी ना कभी तो युद्ध खत्म होगा और हमें सोचना पड़ेगा कि अगर सुरक्षा में चूक न हुई होती और अगर पुलवामा के अंदर ये जांच हो गई होती कि वहां डीएक्स कैसे आया, क्यों आया, किस वजह से आया, किसकी कमी थी, और उसमें प्लग कर दिया गया होता उन सुरक्षा में चूकों को, तो शायद पहलगांव ना होता। पहलगांव में अगर ये आज हम डिस्कस कर लें और पता चला दें कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और थोड़े से हजार रुपए अगर खर्च कर दिए हुए होते, तो वहां पे आज जो लाखों करोड़ों का खर्चा होगा और हो रहा है और पूरा विश्व इसको डिस्कस कर रहा है, वो ना होता और हम को एग्जिस्ट करते, हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान जाता, हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता, हमारे सैनिकों की, जवानों की शहादत ना होती जो पुलवामा में और पहलगांव के अंदर हुई। पहलगांव के अंदर नहीं हुई, लेकिन जो उसके बाद काउंटर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ उसमें हुई। ये जाने भी ना जाती, संकट भी आना आता और चीन और अमेरिका को मस्ती लेने का मौका भी ना मिलता। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है, इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस टू अस। मैंने अमेरिका ने अपने हाथ झाड़ लिए, क्योंकि वो इस समय खुद पहले तो ये उपदेश दे रहा था कि वो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवा देगा, इजराइल और हमास के युद्ध को रुकवा देगा। अब वो तीसरे युद्ध में कैसे साइड लेकर इसको बढ़ावा दे सकता है, जबकि ट्रंप साहब ये कह चुके हैं कि वो युद्ध के फेवर में नहीं है और युद्ध से वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है। रूस जो हमारा बहुत पुराना मित्र है, हमारी मदद इसलिए नहीं कर सकता, वो यूक्रेन से पिछले 3 साल से युद्ध में भिड़ा हुआ है और अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस को यूक्रेन से भिड़ाकर यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ा के रूस को उसमें उलझा दिया, रूस को कमजोर कर दिया फाइनेंशियली। क्या यही षड्यंत्र आज के तारीख में चीन और अमेरिका भारत और पाकिस्तान को युद्ध की तरफ धकेल के कर रहे हैं? अब तो खैर युद्ध अवश्यंभावी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा दुष्ट राष्ट्र जिसके आतंकवादियों को हमने, हमारी सेनाओं ने मारा, वो सिविलियन ठिकानों पे आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे डर है वो ये कि सबसे ज्यादा फायदे की स्थिति में चीन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान पे अपना एक कॉरिडोर बना रहा है, पूरा उसका नेटवर्क बन रहा है चीन से, जो चीन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है उसके 3 पोर्शन हैं, 2/3 पोर्शन हमारे पास है और जो 1/3 पोर्शन है उसमें से 80% पोर्शन पाकिस्तान के पास है और 20% पोर्शन चीन के पास है। तो एक कॉरिडोर उसमें पाकिस्तान और चीन बना रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो अमेरिका ने तो हाथ झाड़ लिए, लेकिन पाकिस्तान को बचाना चीन के आर्थिक हितों के लिए फायदेमंद है। और पाकिस्तान के पास जितनी भी आर्मरी है, जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, वो चीन 80% चीन द्वारा प्रोवाइडेड है और फाइनेंशियल मसल पावर भी उसको चीन से मिलती है। और चीन हमारी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति से बहुत ज्यादा चिंतित है। वो नहीं चाहता इस कॉन्टिनेंट के अंदर भारत उसको एक चुनौती दे, और ये एक ऐसी स्थिति बन रही थी पिछले 2-3 साल के अंदर कि चीन की स्थिति को देखते हुए वेस्टर्न पावर चाहती थी कि उनके यहां लगी हुई इंडस्ट्रीज को वो विड्रॉ करें, चीन से बाहर निकालें और भारतवर्ष के अंदर लगाएं। और अगर चीन से वो अपना इन्वेस्टमेंट बाहर करते और भारतवर्ष के अंदर लगाते तो चीन नीचे जाता और भारतवर्ष एक उभर जाता शक्ति में। तो जरा सी सुरक्षा की चूक की वजह से जब युद्ध होगा भारतवर्ष और पाकिस्तान के अंदर, तो आज जो भी विदेशी पावर्स, जो भी इन्वेस्टर्स ये देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं और चीन शांति से बैठा हुआ है, तो जो लोग सोच रहे थे कि चीन से अपना पैसा निकालेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के भारतवर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 2 बार सोचेंगे और भारतवर्ष में आने में हिचकेंगे। नुकसान किसका होगा? मेरे देश का होगा। तो पहले तो पुलवामा के अंदर, पहलगांव के अंदर मेरे निरीह
जवानों की हत्या की पाकिस्तान ने, पहलगांव के अंदर यात्रियों की, पर्यटकों की हत्या की पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, और उसके बाद जब हम मजबूरी में युद्ध में उतरे हैं पाकिस्तान के, तो उसका आनंद चीन ले रहा है, जो सबसे ज्यादा हमसे ईर्ष्या रखता है और हमारी प्रगति से ईर्ष्या रखता है। पाकिस्तान तो आर्थिक रूप से हमसे बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन चीन ये नहीं चाहता कि भारतवर्ष आर्थिक रूप से पनपे, और इसलिए उसने और अमेरिका ने कहीं हम लोगों को युद्ध में उलझाकर भारत की आर्थिक शक्ति को उभरने से रोक दिया है। क्या ये हमें सोचना पड़ेगा, और हमें क्या ये भी सोचना पड़ेगा बुद्धिजीवियों को, आज नहीं तो कल जब युद्ध खत्म होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने पुलवामा में और पहलगांव में सुरक्षा में ढील न की होती और उसकी जांच करा ली होती और पता चला लिया होता और जो चूक के होल्स थे उनको प्लग कर दिया होता, तो इतनी बड़ी कीमत देश को न चुकानी पड़ती। और इसीलिए कहा गया, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जरा सी गलती और उसकी बहुत बड़ी कीमत। भगवान करे, परमेश्वर करे, यह बहुत अच्छी बात है कि देश एकजुट है आज की तारीख में, पूरा 142 करोड़ एकजुट हैं। लेकिन एक बात और बहुत ज्यादा खराब लगती है, 2 बार ऑल पार्टी मीट हुई, सारे विपक्षी दल के लोग उसमें आए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आए, विपक्ष के शीर्षस्थ नेता आए, देश के साथ खड़े दिखाई पड़े। लेकिन पहली बार मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आज के तारीख में लीडरशिप पोजीशन में हैं, पहली मीटिंग में भी बिहार इलेक्शन में व्यस्त थे और इस बार की मीटिंग में भी वो नहीं आए, और बाद में कुछ ही घंटे बाद वो एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में मौजूद थे उनके दफ्तर में, लेकिन सर्वदलीय बैठक में आने का उन्होंने जोखिम नहीं उठाया। चुनाव आपको जीतना है, मोदी जी जीत लें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ले, लेकिन मेरे देश के पर्यटकों और जवानों की कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए उनको भेड़ों की तरह यूज किया जाए। सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। और आज के तारीख में कश्मीर की जो पर्यटन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो लोग मेन स्ट्रीम में इसलिए लौटे थे, उन्होंने 370 हटने का भी विरोध नहीं किया था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी थी। लेकिन इस घटना के बाद और इस युद्ध के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कहीं पुरानी स्थिति में वो न चला जाए और इसका फायदा चीन और पाकिस्तान न उठाएं। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मोदी जी और जो भी सरकार सत्ता में हो, उससे यह निवेदन है कि पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, हर व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। केवल सिक्योरिटी निशिकांत दुबे जैसे लोगों को प्रोवाइड मत कीजिए जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी में 100-100, 200-200 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके वहां सबसे महंगे होटल के अंदर पार्टी करते हैं, कश्मीर के अंदर पार्टी करते हैं, गुलमर्ग के अंदर पार्टी करते हैं, और जो निरीह पर्यटक हैं वो अपनी जान से हाथ धोते हैं, और जो हाथ धोते हैं उनके आर्थिक व्यवस्था भी करानी चाहिए और उनसे हमारे नेताओं को जाकर मिलना भी चाहिए, सांत्वना भी देनी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे कानपुर के अंदर शुभम द्विवेदी से मिलने राहुल गांधी गए और हरियाणा के अंदर हिमांशी नरवल से भी जाके मिले और अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की और उनको ढांढस बंधाया। देश को ऐसे समय पर जब निरीह लोगों की जानें जाएं, उनके साथ खड़े होकर सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए और आगे से आश्वासन देना चाहिए कि हम घटना होने के बाद घर में घुस के मारेंगे। ये करने के बजाय ये नौबत ही ना आने दें कि हमको किसी को घर में घुस के मारना पड़े, और यहां पे अपने देश वालों को वैसी सुरक्षा प्रोवाइड करें जैसे इजराइल प्रोवाइड करता है और अमेरिका प्रोवाइड करता है। अगर एक भी उनके नागरिक को कोई मरता है तो एक नागरिक को मारने पे उस प्रकार का बदला लेते हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होती है कि एक भी निरीह नागरिक ना मारा जाए, और वहां की सरकार उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरक्षा की और सुरक्षा तंत्र में चूक न होने की हमारी हर सरकार को लेनी होगी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।